मोदी सरकार के कुछ एक मंत्री ऐसे हैं जिनका नाम हमेशा सुर्खियों में या विवादों में जोड़ा जाता है, लेकिन उनके चेहरे का एक दूसरा पहलू भी है। आइए आज आपसे मिलवाते हैं गिरिराज जी को, जिनके चेहरे के आगे बहुत सारे विवाद जोड़े जाते हैं, लेकिन उसका एक दूसरा पहलू आज खुद वो आपके सामने पेश करेंगे। गिरिराज जी, बहुत स्वागत है। मोदी सरकार अपना 1 साल का कार्यकाल पूरा कर चुकी है। ऐसे में एक ऐसी चीज जो आज आपके दिल को छू जाती है और कहती कि हां, ये हम करना चाहते थे, हमने कर दिया। देखिए, अब विभाग की बात कहें या सरकार की बात कहें जी, सरकार के परफॉर्मेंस को आपने देख रहा होगा कि बहुत बड़ा काम किया। सबसे बड़ा काम अगर मैं कहूं तो भारत का मान, सम्मान, स्वाभिमान को पूरी बात कहें जी, सरकार के परफॉर्मेंस को आपने देख रहा होगा कि बहुत बड़ा काम किया। सबसे बड़ा काम अगर मैं कहूं तो भारत का मान, सम्मान, स्वाभिमान को पूरे दुनिया में डंके की चोट पे ऊंचा करने का काम किया। दूसरा काम, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई लड़ा, कानून बनाया, मैं समझता हूं। और तीसरा काम, अगर सरकार की बात करें तो तीसरा काम, जो लेबर थे, जो अनऑर्गेनाइज्ड लेबर थे, जो 60% हैं, वो भटकते थे अपने भविष्य निधि के पैसों को लेकर के, उसको एक कोड लाया। ऐसे तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता है। और मेरे विभाग में पूछेंगे तो सबसे बड़ा काम किया जो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना है, PMEGP, 103% खर्च किया और 7 लाख लोगों को उससे जोड़ने का काम किया। गिरिराज जी, उपलब्धियां जब आप लोग गिराने लगते हैं तो ऐसा लगता है कि वाकई में भारत की तस्वीर बदल रही है, लेकिन जैसे ही हम विपक्षी और विरोधियों की बात सुनते हैं ऐसा लगता है कि तस्वीर बदल नहीं, बिगड़ रही है। ऐसा क्या हो जाता है? देखिए, 2 बातें हैं जी। कुछ चीजें होती है, जब आप कहीं कोई कहे कि मैं अपना मकान बना रहा हूं, देखिए मैंने ये, तो जो प्लिंथ होता है, प्लिंथ तक आने में लोगों को समय लगता है, और जब प्लिंथ के ऊपर महल खड़ा होता है तो लोगों को दिखता है। तो अभी विरोधियों को ये कहने की हिम्मत कर रहे हैं, झूठ ही बोल रहे हैं, उनके गड्ढों को भरने का काम कर रहा हूं और उनके गड्ढों को भर देने का काम कर दिया हूं। चाहे महंगाई पर देखें, भ्रष्टाचार पर देखें और विकास को पटरी पर लाने की देखें, तो ये कर दिया हूं। इसीलिए जब दुष्प्रचार करते हैं तो लोगों को भ्रम भी लगता है कभी कभी, लेकिन आपको मैं भरोसा दिलाता हूं कि हर विभाग प्रतिस्पर्धा में है, जिसका जो है कि प्रधानमंत्री जब 24 घंटे में 20 घंटे काम कर रहे हैं, हम भी काम करें, ये सबसे बड़ी बात है। और यही कारण है कि वो मकान अब दिखने लगेगा, महल अभी जो प्लिंथ जिसको हम कहते हैं, वो प्लिंथ अब बन गया। एक बड़ा आरोप है, खास करके आपके विरोधी लगाते हैं कि सूट बूट वाली सरकार पर तो हम बाद में आएंगे, लेकिन जो व्यापारी है, वर्ग है, जो आज पैसा लगाना चाहता है, उसके लिए निवेश का माहौल ठीक नहीं है। ये कहा जाता है कि लोगों के पास भरोसा नहीं है कि सरकार डिलीवर कर सकती है। ये भी कहा जाता है कि दरअसल ब्यूरोक्रेसी आप लोगों ने इतनी ज्यादा टाइट कर दी, इतनी हावी हो गई है कि जो पहले थी उससे कहीं ज्यादा अब काम करना मुश्किल हो गया है। लोग दफ्तर में आते जरूर हैं 9 बजे, लेकिन काम नहीं करते। नहीं, मैं इससे सहमत इसलिए नहीं हूं कि अगर ये हालत होता तो आज लोग बाहर से आकर के, ठीक है, जो हमने जिस ऊंचाई पर सोचा था वो निवेश नहीं हुआ, लेकिन निवेश लोग कर रहे हैं। और आपने देखा होगा FDI में भी पैसे आए जी। आपने देखा होगा कि कई स्रोत से आए हैं, तो ये हमारे भरोसे के ऊपर ही तो है। आज जो प्रधानमंत्री जा रहे हैं देश और दुनिया में जी। और देश और दुनिया में जाके जो माहौल बना रहे हैं, उसी का परिणाम तो है। जिन्होंने बिगाड़ा था उन्हें इस चीज का गम तो नहीं है, हमें तो बनाने में ही ज्यादा समय लगा है। और मैं आपको भरोसा दे रहा हूं कि आप जब देखेंगे गहराइयों से तो आपको दिखेगा कि अब निवेश भी होने लगा है
और काम भी शुरू हो गया है। हिंदुस्तान के लघु उद्योग का लोहा 70 के दशक में दुनिया मानती थी। 80 के दशक तक आते आते वो लघु उद्योग वाकई में लघु बन गए और अब शायद नदारद होते दिखाई दे रहे हैं। आपका विभाग इस पूरे मामले को लेकर कैसे अग्रसर है, क्या करने जा रहे हैं? देखिए, एक तो मैं कहूंगा कि आज भी भारत के अंदर जो एमएसएमई है, जिसे आप लघु उद्योग कहा, जी, माइक्रो, मीडियम और स्मॉल इंडस्ट्री इंटरप्राइजेज लोग जो यही देश को रोजगार भी दे रहे हैं। जी, आज लगभग मात्र हमारे प्रधानमंत्री ने भी कहा कि 1.25 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है, जो 11 लाख करोड़ का बड़े से इन्वेस्टमेंट है। लेकिन 14 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है, जो 5.77 करोड़ छोटे मोटे उद्योग कर रहे हैं। और हमारी सरकार आज उसी को, हमने लिमिट बढ़ाने के लिए भी पार्लियामेंट में लाया बिल, लेकिन विपक्ष फिर वही अड़चन लाया, मुझे स्टैंडिंग कमेटी में भेज देना पड़ा। तो मैं कानून को भी सरल कर रहा हूं, उनको मार्केट भी उपलब्ध कराने की बात कर रहा हूं, और एमएसएमई भारत का आर्थिक और रोजगार का रीढ़ बनेगा। विपक्ष की बात आप कर रहे हैं। विपक्ष ऐसा लगता है कि आप लोगों के तमाम मंसूबों को धराशायी कर रहा है, चाहे भूमि अधिग्रहण बिल को ले लीजिए या कोई भी ऐसा बिल जो आपको लगता है कि आप जनसाधारण से जुड़ने के लिए या उसकी सहूलियत के लिए कर रहे हैं। विपक्ष के हिसाब से वो दरअसल आपकी सूट बूट की मेंटालिटी है। तो ये क्या है? आप लोग कहां हैं? दरअसल आप खड़े कहां हैं? सूट बूट के साथ हैं या किसान के साथ हैं? देखिए, फिर मैं कहता हूं जी, मैं तो किसान को ही सूट बूट पहनाने की योजना बना रहा हूं। 60 साल में उन्होंने किसान को आत्महत्या की ओर ले गया, और मैं किसान को सूट बूट तक ले जाना की योजना है। और इसीलिए भूमि अधिग्रहण बिल में वो लाख भरम फैलाएं, जो काम उन्होंने 60 साल में नहीं किया, वो काम मैं 1 साल में कर देने का काम किया हूं। और वो भूमि बिल जन दबाव में कांग्रेस या विपक्ष को समर्थन करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा भूमि बिल अभी तक नहीं आया था। तो क्या फिर से अध्यादेश का रास्ता अपनाएंगे आप लोग? देखिए, कानूनी अड़चन आएंगे जी, उसका मुकाबला करना पड़ेगा। हम दूसरे तरफ जन समर्थन और दबाव, अगर ये लोग उसके बाद भी, तो आने वाले दिनों में ये रोकना चाहते हैं। इन्होंने 60 साल में ग्रोथ नहीं कर पाया। आप देखें कि किसानों की स्थिति पहले कितना था, आज कितने % लोग खेती पर डिपेंडेबल हैं। धीरे धीरे लोग भागते चले गए। हमने कृषि को कृषि के लायक रहने ही नहीं दिया। अगर हमने कहा कि नौकरी देंगे, जिसका जमीन लेंगे, तो कांग्रेस को क्या कष्ट है और उसका क्यों वो विरोध कर रही है? हमने कहा 4 गुना अधिक देंगे, आपने आज तक नौकरी नहीं दी। अब वो एक गलत प्रचार अपने प्रदेश में तो राहुल जी अपने कंस्टिट्यूएंसी में तो कर नहीं पाए। मैं पूछता हूं कि राहुल जी अगर इतने हिमायती होते, सूट बूट बोलते हैं जी, कलावती का उन्होंने गरीबी नहीं दूर किया। मीडिया को ले जाकर के कलावती के घर गए, खाना खाए। तो जो व्यक्ति एक कलावती की जिंदगी को नहीं सुधार पाया, और मैं चुनौती देता हूं कि उन्हें अगर गांव में बछिया और बछड़े के झुंड में भिजा दिया जाए, कहे कि बछड़े को पहचान लो, तो बछिया और बछड़े में पहचान नहीं कर पाएंगे कि कौन है। वो सूट बूट और किसान की बात करेंगे। सिनेमा के डायलॉग से देश नहीं चलता, देश जमीनी हकीकत से चलता है। नरेंद्र मोदी गांव गरीब किसान और गरीबी को जानता है। और गांव में कहावत है, जिसके पैर फटे बियाई वही जाने पीर पड़ाई। ये पीर वो नहीं जानेगा जिसने एक रात कलावती के घर में जाके बिताया हो। अपने क्षेत्र में राहुल गांधी बार बार ये कह रहे हैं कि मौजूदा केंद्र सरकार अमेठी के साथ एक अलग तरीके का व्यवहार कर रही है, वहां प्रगति नहीं होने देना चाहती। उत्तर प्रदेश में सरकार समाजवादी पार्टी की है, केंद्र सरकार मदद देना नहीं चाहती, और यही आलम पूरे देश भर में है। कांग्रेस शासित राज्यों की बात ही छोड़ दीजिए, कांग्रेस के समर्थन में भी जो कोई खड़ा होता है उसे आप लोग खड़ा नहीं होने देते।
तमाम बातें सामने कह रहे हैं, किसानों के घर जा रहे हैं, यही बातें कहते हैं। आज देखिए, देश में एनडीए की सरकार है, लेकिन प्रदेश में कहीं एनडीए की सरकार है बीजेपी, कहीं गैर एनडीए की सरकार है। क्या हमने नीतियां बनाया उनको आर्थिक स्वावलंबन का, उसका लाभ उस राज्य को मिलेगा कि नहीं? आपने नीतियां ही नहीं बनाई, आप केवल झूठ का प्रचार करने का, भ्रम फैलाने का काम किया। जिस फूड पार्क को लेकर के आप चिल्ला रहे हैं जी। उस फूड पार्क के लिए तो सदन के अंदर में आपने चुनौती स्वीकार नहीं कर पाई हमारे मंत्री का। और आप इससे सफेद झूठ क्या होगा कि आप 2010 से आपने क्यों इतने ताकतवर थे तो क्यों नहीं बनवा दिए? तो आपने वहां कुछ किया नहीं, जाकर के जो वहां आलम खड़ा किया और आज चिल्ला रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमें मदद नहीं कर, नरेंद्र मोदी विरोध कर रही। नरेंद्र मोदी अमेठी का विकास भी करेगी, लेकिन इनके तरह घड़ियालू आंसू नहीं बहाएगी। ये नरेंद्र मोदी की सरकार समरस समाज की सरकार है, न किसी पार्टी की विरोधी है, न किसी के सरकार का विरोधी है। अगर हम 14वें वित्त आयोग के सिफारिश में अगर राज्यों को आर्थिक संवर्धन के लिए उनको अधिकार दे रहे हैं, तो उसमें कहां हमने कहा है कि एनडीए वालों को देंगे और गैर एनडीए वालों को नहीं देंगे? तो क्या आपको लगता है राहुल गांधी नाटक कर रहे हैं? क्या आप उन्हें ड्रामेबाज कहेंगे? देखिए साहब, मैं तो इतना बड़ा आदमी नहीं हूं जी, उनको ऐसे शब्द से कहूं जी, लेकिन ड्रामा के सिवा कुछ नहीं है। ऐसा क्यों है कि प्रेस के एक बहुत बड़े वर्ग में और विपक्ष के नेताओं के जहन में, चाहे आप हों या मोदी जी हों, आप लोग बड़ी प्राथमिकता रखते हैं? अब इसे या तो आप लोग के लिए विशेष प्रेम कहा जाए, या आप लोगों की बयान या चीजों को लोग किस तरीके से उभरते हैं। ऐसा क्या है खास कि चाहे मोदी जी की जैसी जिक्र शुरू हो जाए, आपकी जिक्र हो, तमाम बातें निकलने लगती है, लोगों के अलग अलग चेहरे सामने आ लगते हैं? क्या खास है आप लोगों में? मैं क्या जानूं, जो सच्ची बातें होता है जी, वही कहता हूं, और सच कहना अगर गलत है तो मुझे ये गलत कहने की आदत है। आप ही के ऊपर आते हैं। आपके कुछ एक बयानों को ऐसे प्रस्तुत किया गया जैसे कि आपकी मानसिकता बड़ी संकुचित है, या फिर आप कटाक्ष बड़े अलग तरीके से करते दिखाई दिए। तो क्या जो आप कहते हैं वही आपकी सोच है, या लोग दरअसल आपकी बातों को समझ नहीं पाते और आपका मिसरिप्रेजेंटेशन कहीं ज्यादा होता दिखाई देता है? मैं यहां पर सोनिया गांधी के ऊपर जो टिप्पणी की बात आई थी उसका जिक्र कर रहा हूं। देखिए, मैं उस पर नहीं चाहता हूं कि कुछ बातें कहूं, लेकिन मैं भी बहुत पीड़ित हूं। जिस तरह से बातों को दिखाया गया, क्या उस तरह से दिखाना चाहिए था? कई तरह की बातें होती है। हम और आप आज कैमरे पर बैठ करके बोल रहे हैं, कैमरे के बाद भी कुछ बातें चाय पर होती है। मुझे दुख है उन लोगों के प्रति, मुझे पीड़ा भी है कि उन्होंने जिस ढंग से विश्वासघात शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा, लेकिन दिखाया, वो ना आपके मीडिया के लिए एथिकल है, ना व्यवहारिक जीवन में होता है। गिरिराज जी, आपकी छवि के साथ एक और चीज जोड़ी जाती है। कहा जाता है कि आप मानसिक तौर पर बड़े सांप्रदायिक सोच वाले व्यक्ति हैं। आरएसएस के तो आप एक तरह से कट्टर फॉलोअर हैं, लेकिन आपकी सोच बड़ी सांप्रदायिक है। आप मुसलमानों के खिलाफ बात करते हैं। ऐसी एक छवि और एक धारणा बनाई जा रही है। क्या वाकई में आप सांप्रदायिक हैं? क्या आपकी सोच ऐसी है? देखिए, मैं इस खुल के कहूं जी कि जो एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का होगा सदस्य, वो कभी कट्टरपंथी हो नहीं सकता। जो अपने धर्म का सम्मान करेगा वही दूसरे के धर्म का सम्मान करेगा। जो अपने पिता का सम्मान करेगा वही दूसरे का पिता का सम्मान करेगा। ये है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक स्वयंसेवक का। और जो आरोप
मैं ये नहीं कहूंगा कि आपने जिन लोगों के तरफ से आरोप लगाया निराधार है। जी। हम वर्षों से समरस समाज की बात करते हैं। सेकुलरिज्म की परिभाषा मुझे कोई दूसरा न सिखाए। जी। हमारे डीएनए में सेकुलरिज्म है। डीएनए का शब्द हुआ कि मेरे संस्कार में, मेरे पद्धति में, मैं जिस परिवेश में आया हूं उसके डीएनए में है। मैं तो समझता हूं यही कारण है कि मैं सूडो सेकुलरिज्म का विरोधी हूं। तो नीतीश कुमार जी इसीलिए आपको पसंद नहीं करते? आपका नाम सुनते ही ऐसा लगता है जैसे कि उनका खून खौलने लगता है। नीतीश कुमार जी मेरे मुख्यमंत्री रहे, मैं उनके साथ उनके मंत्रिमंडल में सदस्य रहा हूं। जी। कोई तो सूडो सेकुलर होता है, उस सूडो सेकुलर के साथ साथ सूडो डेवलपमेंट का भी मॉडल देते हैं। कहते कुछ है, करते कुछ है। आज जो मैं अभी कह रहा था, जी। अभी वो कह रहे थे कि पान वाला जब चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो पान वाला क्यों नहीं बन सकता प्रधानमंत्री? हम कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी आपको ढेर सारी बधाई, आपको सद्बुद्धि तो आया। अगर 2 साल पहले ये सद्बुद्धि आ गया होता तो आज बिहार की दुर्गति नहीं होती और आपको लालू जी के चरणों में गिरना नहीं पड़ता। जंगल राज के खिलाफ आप जीत करके आए थे, ये नहीं होता। बहुत कड़े शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन अगर बीजेपी के नजरिए से सोचा जाए तो क्या नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी की पीठ में खंजर भोंका है? देखिए, मैं कहता हूं बीजेपी के पीठ में खंजर नहीं भोंका। उसने बिहार के 10.5 करोड़ आवाम के पीठ में खंजर भोंका, छुरा भोंका, जिसने बढ़ते बिहार बनते बिहार के नारा पर एनडीए को वोट दिया था। मैं नहीं कहता कि बीजेपी को दिया था, मैं नहीं कहता कि जदयू को, नीतीश कुमार को वोट दिया। वो दिया था बढ़ते बिहार बनते बिहार, जो जंगल राज से मुक्ति दिलाने का काम हम लोगों ने किया था, उसको वोट दिया था। उसके पीठ में छुरा भोंकने का काम किया। आज कह रहे हैं लालू जी के साथ हमारे बिहारी भाषा में गलबहियां मिला रहे हैं, उनके नतमस्तक हो रहे हैं और कह रहे हैं कि हम दोनों मिलके चुनाव लड़ेंगे। गणित मिला रहे हैं कि उनका वोट हमारा वोट एक हो गया। मैं कहता हूं गणित से नहीं होता जी। 1-1-2 गणित का खेल है। राजनीति और जनमत का खेल जनता के हाथ में है। एक तबके में ये खबर बहुत सुर्खियों में है कि अगर नीतीश कुमार जी को लालू प्रसाद यादव के साथ गठजोड़ करने में बहुत दिक्कत हुई तो शायद वो अलग चुनाव लड़ेंगे, और ऐसी परिस्थिति में जरूरत पड़ी तो एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ हो जाएंगे। क्या आपको लगता है कि ऐसी परिस्थितियां कभी निर्मित हो सकती हैं? देखिए, मैं एक आवाम की तरह, एक व्यक्ति की तरह, एक कार्यकर्ता की तरह कह सकता हूं जी। ना मैं भविष्य वक्ता हूं। जिसने 10.5 करोड़ जनता को धोखा दिया सिर्फ प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, नरेंद्र मोदी को छोड़ा, जिसने फोटो के नाम पर कहा कि मैं केस करूंगा, कार्रवाई करूंगा, आज फिर सत्ता के लिए नए रचनाकार की तरह प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं। एक आखिरी सवाल गिरिराज जी, अगर मोदी जी ये कहें कि बिहार को आपकी जरूरत है और मुख्यमंत्री का पद आपको दिया जाना चाहिए, आपको स्वीकार? बिल्कुल नहीं, ना मेरी इच्छा है और ना मैं ये उस पद के दावेदार हूं। ना मेरी इच्छा है जी, ना पद के दावेदार हूं। बिहार में एक से एक कद्दावर नेता हैं, एक से एक काबिलियत नेता हैं, जो बिहार को नरेंद्र मोदी के विजन के साथ बिहार को उन ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। मैं उस लायक नहीं हूं और न मेरी सोच है। गिरिराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज नेशन से बात करने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि इस बार आपको कम से कम वो शिकायत नहीं होगी कि पत्रकार आपकी बातों को तोड़ मोड़ कर पेश करते हैं। नहीं, मुझे आप पर भरोसा है। ऐसा नहीं है कि पत्रकार कुछ एक होते हैं जो ऐसा करते हैं, उनसे मेरी प्रार्थना है वो अस्थायित्व नहीं है, जो सच है उसी को दिखाएं। बहुत बहुत